नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। अभी अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पोस्ट आया है जहां पर वो खुद से घोषणा कर रहे हैं कि हमारी ईरान से पिछले 2 दिनों से बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत चल रही है और अगले 5 दिनों तक हमने ये डिसाइड किया है कि किसी भी पावर प्लांट पर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम अटैक नहीं करेंगे। और 5 दिन के बाद इस पूरे चीज को देखा जाएगा कि हमारी बातचीत कैसे होती है और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। यानी कि पहले खुद उन्होंने घोषणा की इस बात की कि देखिए हमारी बातचीत हो गई है, 5 दिनों के लिए हम इसको विराम लगाते हैं। अब आपको याद होगा शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर अगले 48 घंटों में नहीं खोला गया तो हम जितने बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का उसको हम तबाह कर देंगे। लेकिन अभी वो मियाद 48 घंटे की कल सुबह 5:15 बजे पूरी होगी, लेकिन उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ गया ये कहते हुए कि हमारी ईरान से बैकरूम में दो दिनों से बातचीत चल रही है, बड़े अच्छे माहौल में है। वो मैं ट्वीट दिखाना चाहती हूँ और उसके बाद ईरान का क्या रिएक्शन आया है मैं वो भी दिखाऊंगी। उस ट्वीट को जरा प्ले करें जो डोनाल्ड ट्रंप का है और उस ट्वीट पर हम कितना विश्वास करें। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा है, ये देखिए, उन्होंने कहा है कि आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East. Based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations, which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period, subject to the success of the ongoing meetings and discussions. अब इसको स्क्रीन पर रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमारी पिछले 2 दिनों से ईरान से बातचीत चल रही है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और हम कंप्लीट और टोटल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध दिख रहा है उस युद्ध को हम समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। और अगले 5 दिनों तक उन्होंने अपने वॉर डिपार्टमेंट को कहा है कि कोई भी मिलिट्री स्ट्राइक इरानियन पावर प्लांट्स या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं किया जाएगा। लेकिन उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी है, सब्जेक्ट टू द सक्सेस ऑफ द ऑनगोइंग मीटिंग्स एंड डिस्कशंस। यानी कि वो एक शगुफा डाल रहे हैं ईरान की ओर कि देखिए हम 5 दिनों तक आपके पावर प्लांट्स को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर हमारी बातचीत अच्छे माहौल में होती है तो फिर ये युद्ध हम विराम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का झूठ ऐसा लग रहा है कि पकड़ लिया गया है, क्योंकि ईरान न्यूज की जो एजेंसी है वो ये कह रही है, मैं कोशिश करूंगी अगर हम उसको भी इसका स्क्रीनशॉट दिखा सके आपको, क्योंकि ईरान की प्रतिक्रिया ये है कि हमारे ना तो हमारे कोई बातचीत इंटरमीडियरी से हो रही है, यानी कि कोई बिचौलिया बीच में है या कोई मीडिएटर बीच में है, ना उससे बातचीत हुई है और ना ही कोई डायरेक्ट बातचीत अमेरिका से हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का ट्वीट क्यों किया, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या जो तेल के दाम जो बढ़ रहे थे उस दाम को कम करने के लिए, क्योंकि जैसे ये पोस्ट आया मैं कई जगह पर पढ़ रही हूँ कि जो क्रूड ऑयल है उसका 11% कॉस्ट इसका नीचे चला गया, तो ये एक तरीके का ट्रैप है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये झूठ ईरान नहीं बाय करेगा और एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मनीष शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर अनिल सिन्हा है। मनीष, आपसे शुरू करती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ट्वीट है इस पर ईरान क्यों विश्वास करेगा, और ईरान न्यूज एजेंसी ये कह रही है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की घोषणा ट्रूथ पर क्यों की? क्या ये झांसा है या फिर और ईरान को फंसाने की कोशिश है कि चलो 5 दिन हमें टाइम मिल जाएगा और हम और बड़े हमले की तैयारी कर सकते हैं? नहीं, दो उसकी वजह है। एक वजह यह है कि वो अब वो जो उन्होंने बात कही है हमला करने का, उसकी स्थिति नहीं है उनके पास। हमला अगर वो कर देते बिजली संयंत्रों पे तो सारे सैनिक अड्डे अंधेरे में चले जाते। ईरान कर देता वहां पे हमला और उसकी रही सही साथ भी संकट में पड़ जाती। पूरा सैनिक अड्डे जो हैं अमेरिका के पूरे पश्चिम एशिया में, वो सारे सैनिक अड्डे संकट में चले जाते। और ईरान जो जो चूंकि अमेरिका ये जानता है कि ईरान जो कुछ भी कहता है बहुत ठोस रूप से कहता है, वो अगले दिन उसको लागू कर देता है। तो अमेरिका के ये कहने के बाद कि 48 घंटे के अंदर हम आपके सारे बिजली संयंत्रों पे को टारगेट कर देंगे, तो ईरान ने कहा कि आपके जितने उस इलाके में जिन बिजली संयंत्रों से पश्चिम एशिया में आपके अड्डे चल रहे हैं उसको ध्वस्त कर देंगे। दूसरा ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी को भी संकट में डाल देंगे, क्योंकि समुद्र के नीचे जो सारा केबल है, कह लीजिए जो ये जो हमारा जो भी सोशल मीडिया चलता है, जो भी इंटरनेट चलता है, जो भी चीजें चलती हैं,
वो सब उसी इलाके से नीचे से जाते हैं, समुद्र के नीचे से जाते हैं। तो उसने कहा था सूचना प्रौद्योगिकी को भी ध्वस्त कर देंगे हम, आपके जितने भी वो इलाके हैं या आपसे जुड़े हुए जितने मामले हैं, जितने सैनिक अड्डे से जुड़े हुए जितने मामले, सब ध्वस्त कर देंगे। और वो ये कर सकता है, ये उसने ये क्षमता तो दिखला दी है, वो कर सकता है। और इसका आमतौर पे उसको ये भी पता है कि उस इलाके से कोई इसका वहां की जनता में कोई इसका विरोध नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अमेरिका ट्रंप के ऊपर एक दबाव है दुनिया भर का कि आप एक गलत युद्ध लड़ रहे हैं, गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, एक अनर्गल युद्ध में है। यूरोप से लेकर के सारा जो उनके सहयोगी हैं उनका भी एक दबाव है, उनके उनके अपने देशों में भी दबाव है ट्रंप के साथ जाने न जाने पर। अघोषित रूप से ट्रंप के साथ हैं, घोषित रूप से वो कई मामले में ट्रंप से अलग हो गए हैं इस बार। तो उनके ऊपर भी दबाव है कि ट्रंप जो है एक अनर्गल युद्ध लड़ रहे हैं, उससे हम लोगों को नहीं उसमें शामिल होना चाहिए, हमको उसमें नहीं फंसना चाहिए। और ये भी देख रहे हैं वो सारे देश की ट्रंप जा करके वहां कुछ हासिल करने की स्थिति में करने के बजाय वो अपना जो कुछ भी वहां साम्राज्य था, जो कुछ भी उनकी ताकत थी उस इलाके में, वो भी खो रहे हैं। माने उनके सैनिक अड्डे ही कह लीजिए कि वो जो उनकी ताकत थे, वो उस ताकत को ही संकट में डाल दिया ईरान ने। तो ये दुनिया को भी एक मैसेज देना था कि एक उनका एक कह लीजिए कि एक मानसिक तौर पे आप कह लीजिए उनको एक शांत करना था कि ईरान जो है से वार्ता मेरी चल रही है। माने आप जो लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध को थोड़ा रोका जाए, इस युद्ध को, ये गलत युद्ध है, इसको ठहराया जाए, थोड़ा कुछ सोचा जाए, ये एंगल था पूरी दुनिया का, उनके सहयोगियों का भी। उसको भी एक मैसेज है। और आप देखिए कि उसके बाद मैं अभी देख रहा था तुरंत शेयर बाजार में थोड़ा उछाल आया है। इनके इस बयान के बाद शेयर बाजार में थोड़ा उछाल आया है। मतलब क्या मुझे है? भी यही लग रहा है कि शेयर बाजार मार्केट्स क्योंकि बहुत बुरी तरह डाउन हो गए थे और ग्लोबली, तो उस मार्केट को अप करने के लिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने झांसा देते हुए एक ऐसे ही ट्वीट कर दिया कि चलो देखेंगे, कम से कम थोड़ी देर तो मार्केट में उछाल आ जाएगा। जी, तो उसमें एक उछाल आ गया है और दुनिया भर के जो देशों में उनके ऊपर दबाव था उसमें एक शांति आएगी। और अमेरिका के अंदर जो बवाल था कि उनके आतंकवाद विरोधी जो उन्होंने निदेशक ने जो इस्तीफा दिया और कहा इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, वहां एक जनमत बढ़ता जा रहा है अमेरिका के अंदर कि इजराइल के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिका का युद्ध नहीं था, अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। और खोमनई को मारने का मतलब ये है कि खोमनई तो खुद परमाणु बम के खिलाफ थे, वो इसको नहीं चाहते थे, उनको मार के मतलब और खतरा बढ़ा दिया। वहां सेना के कंट्रोल में चीजें चली गई। अब तो उनके सामने और एक मामला आ गया कि परमाणु बम अब वास्तव में बनाए, वो ये दिशा में चला गया। तो अमेरिका ने तो परमाणु युद्ध को लेकर के, जो परमाणु बम को लेकर के जो के नाम पे जो युद्ध शुरू किया था, उसकी संभावना तो ट्रंप ने और बढ़ा दी ईरान के अंदर। वो अपनी अगली सुरक्षा के बारे में इस पर और सोचेगा। और चूंकि एक एक एक, एक आध्यात्मिक लीडर था, जो पॉलिटिकल लीडर था, सुप्रीम लीडर, वो जो इसके खिलाफ था, उसको भी डाउन कर दिया। तो ये जो पूरा मामला है, एक ये है। तीसरी बात आप इसमें समझिए कि ट्रंप साहब अब इस युद्ध से निकलना भी चाह रहे हैं। तो वो बार बार इशारा दे रहे ईरान को, वो बार बार इशारा दे रहे ईरान को, दुनिया को, कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं। ईरान इसको नहीं मान रहा। ईरान को वो लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से शांति वार्ता कर लो, मैं इससे निकलना चाह रहा हूं। इस ट्वीट का मतलब तो यही है। और साथ में वो बाजार को भी शांत कर रहे हैं। बिल्कुल, वो एक माने कई रास्ते उन्होंने लिए हैं। माने दुनिया के दबाव को कम किया, अमेरिका के अंदर के दबाव को कम किया, और जो है शेयर बाजार को जो संकट में था उसको थोड़ा हल किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो ईरान को इशारा कर रहे हैं कि भाई वार्ता कर लो, अब हम यहां से जाना चाहते हैं, कोई सम्मानजनक स्थिति बने, हम यहां से निकलें। लेकिन एक इसमें पेच है नीलू जी, पेच ये है कि रसिया, चाइना और ईरान ने तय कर लिया है कि अभी हमको ये ऐसा समय है, एक ऐसा युद्ध है जिसमें हम पश्चिम एशिया को मुक्त कर सकते हैं। और चाइना और रसिया ने ईरान को इशारा दिया है कि आप उसके हीरो हो। मतलब पश्चिम एशिया के नया हीरो इजराइल नहीं होगा, नया हीरो जो है ईरान होगा। और अमेरिका को अब यहां से बुढ़िया बिस्तर बटोर के यहां से भागना पड़ेगा। तो ये इधर से एक दबाव है ईरान के ऊपर। ईरान भी अगर अकेले रहता तो वो भी एक रास्ता तलाशता कि अब हम एक तरह से आप ये समझिए ना, ईरान इस पूरे युद्ध में, एक पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है कि ईरान इसमें अपर हैंड में। तो ये मौका तो था उसके पास कि वो इस यहां से मुक्त निकल ले। वो भी माने वो अभी कमजोर स्थिति में नहीं है। अभी वो संकट उसके ऊपर नहीं है, संकट अमेरिका और इजराइल के ऊपर। इजराइल को जो हमला किया है अभी, आप समझिए कि ये इतना बड़ा हमला, इजराइल में एक भी व्यक्ति का घायल होना
छोड़ दीजिए, अगर घायल होने की संभावना भी है तो उसको भी बीमार बताया जाता है, हॉस्पिटल में रहता है। अगर तनाव में भी, मेंटल तनाव में भी है, तब भी वो हॉस्पिटल में रहता है। वहां एक आदमी भी मारा जाएगा अगर, तो इजराइल में नेतन्याहू की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी, और 180 लोग, 200 लोग घायल हुए हैं। तो आप समझिए इस बात को, क्यों हमला हुआ। वो हमला इसीलिए हुआ है कि अब माने इजराइल को ही ध्वस्त किया जाए। तो मेरा ये कहना है इसमें कि अमेरिका चाहता युद्ध बंद हो, दुनिया चाहता युद्ध बंद हो, अमेरिकी जनता चाहती युद्ध बंद हो, इसराइल की जनता चाहती युद्ध बंद हो, लेकिन रसिया, ईरान और चाइना इस युद्ध को अब बंद करना नहीं चाहते हैं, किसी निष्कर्ष पे ले जाना चाहते हैं। पश्चिम एशिया को अमेरिका से आजाद करने की एक कोशिश है, उस दिशा में बढ़ रहे हैं वो। जी बिल्कुल। अब मैं अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल जी, एक दूसरा व्यू ये भी आ रहा है कि भाई ये 5 दिन का इन्होंने जो टाइम लिया है कि 5 दिनों तक हम मिलिट्री स्ट्राइक नहीं करेंगे किसी भी पावर प्लांट के ऊपर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये भी तो मुमकिन है कि अगर ट्रम्प झांसा दे रहे हैं या लोगों को मूर्ख बना रहे हैं या शेयर बाजार को शांत करने के लिए ही उन्होंने ये पोस्ट लिखा हो, तो ये भी तो होगा कि 5 दिनों में कुछ बड़े हमले की तैयारी भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का विश्वास नहीं किया जा सकता। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। फ्राइडे को वो ये कह रहे थे, शुक्रवार को, कि हम तो वाइंड डाउन कर रहे हैं ऑपरेशंस। उसके बाद बड़ा हमला हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने 48 घंटे वाला अल्टीमेटम दे दिया। अब वो युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। कौन सी बात डोनाल्ड ट्रंप की सच मानी जाए? नहीं, देखिए क्या हुआ कि ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में जो क्रैक्स, जो दरारें हैं, वो भी इससे साफ हो गया। दूसरा ये है कि कोई अलायंस जो बनाया था अमेरिका के नेतृत्व में, जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, वो ध्वस्त हो गया है, वो टूट गया, उसको ईरान ने तोड़ दिया। और अब जो है ये उस, और जो ये इंडिसीजन है कि अभी 5 दिन के बाद करेंगे, आपसे बात हो रही है, ये सब उसी का ये है, मतलब आउटकम है, उसका रिजल्ट है कि ये जो एक तो अब कोई अलायंस, अमेरिकन अलायंस जो इराक वॉर से आप तुलना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई अमेरिका के नेतृत्व में कोई वेस्टर्न अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है, और न कोई यूनिपोलर वर्ल्ड अब बच गया है। तो वो हो गया खत्म। उसके बाद दूसरा है कि ये युद्ध ही जितना दिन टिक गया, उससे ये साबित होता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो ये था, भ्रम था कि उसको दुनिया भर, मोसाद के बारे में, इजराइल के बारे में, कि वो जो है उनको दुनिया भर की जानकारी रहती है और वो दुनिया भर को किसी को नचा सकते हैं, कहीं भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। और वो उसका एक कुछ नमूना दिखाया उन्होंने, जैसे खामनेई को मार डाला, उनके बहुत सारे ऑफिसर्स को मार डाले। लेकिन उसका वो हाइप था, उसको वो ताकत नहीं थी। वो चौथा सप्ताह चल रहा है युद्ध का, अब एक महीना हो जाएगा। तो ये था क्या कि ये जो उसका असेसमेंट था वही गलत था, या उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, अपनी ताकत का भी ठीक से अंदाजा नहीं था वो कितना लड़ सकते हैं। तो ये जो वीकनेस है, ये पूरा वीकनेस अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, जो मिलिट्री वीकनेस, उसका लॉजिस्टिक्स का समझने का वीकनेस, कंट्रोल ओवर नैरेटिव, वो भी नहीं रहा। ये नैरेटिव अभी इस तरह से, अब इन्होंने देखिए क्या हुआ, अभी ये तो उसी का एक्सटेंशन है ना, जो जिस बात के लिए ये हल्ला हुआ कि उन्होंने जो अटैक किया, उस अटैक के बारे में कहा क्या कि अकेले अटैक किया उसने, मतलब इजराइल पर इन्होंने बताया, अमेरिका ने कहा कि हम नहीं थे। तो आप देख रहे हैं कि अलायंस, इसका मतलब क्या कोऑर्डिनेशन है? कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये बोल रहा है क्या कि वो अकेले मारने के लिए गया था, हम नहीं गए थे। और वो बोल रहा, उसने पहले बताया, उसने जो मीडिया ने उसको ये किया कि भाई ये जो है हमने जो अटैक हुआ उसमें वो साथ था। बाद में नेतन्याहू ने उसको क्लियर किया जब ये धमकाया। तो ये पूरा का पूरा जो सिचुएशन दिख रहा है, उससे ये है क्या कि अब ट्रंप की जो इस तरह से वो उछल कूद कर रहे थे, उसके लिए अब अमेरिका का खुद एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जा करके हाराकिरी करने, जिसको सुसाइड करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसका आउटकम दिख रहा है कि अब अमेरिकन बेसेस जो है वहां नहीं रह पाएंगे। कोई बेस जो है रखना मुश्किल होगा वेस्ट एशिया में। लोकल रेसिस्टेंस है, इवन जो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स आ रहे हैं कतर के या बाकी जो ये के कंट्रीज के, वो उसमें भी एक आपको एक दिखाई देगा कि वो लोग युद्ध नहीं चाहते। और उन्होंने एक तरह का मैसेज, आज ही गार्डियन में छपा है, मैं अमेरिकी अखबार देख रही थी, इसमें गार्डियन में जो
एक्स CIA चीफ हैं लियोन पैनेटा, उन्होंने कहा है कि ये ट्रंप की मूर्खता है और आज जो हो रहा है उसके लिए ट्रंप रिस्पॉन्सिबल है। सोचिए आप, एक्स CIA चीफ अगर ये बात कह रहा है, तो जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन के अंदर अब दरार है इस चीज को लेके, उसमें डिफरेंसेस है, क्या ये पोस्ट उसका भी नतीजा है? जी हाँ हाँ नहीं, और एक भी और देखिए ना, उनका तो छोड़ के भागा ना भाई, वो जो काउंटर टेररिज्म वाला था केंट, वो तो ये बकायदा ऑफिशियली रिजाइन करके गया। इस वो तो ऑफिशियली, और बहुत सारे लोग विद इन द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो भी अपना रिजेंटमेंट तो शो कर ही रहे हैं। और एक बड़ा तबका ये का वहाँ का कांग्रेस का ये का मतलब अमेरिकन ये जो अपना डेमोक्रेट तो एकदम खिलाफ जो है, और वो पूरा चल रहा है। और सबसे बड़ा एलाई जो था क्या कहते हैं यूएस का, वो इंग्लैंड था, मतलब यूके ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, जबकि साइप्रस में उसके ये पर अटैक भी हुआ, और उसका मतलब उसको लॉजिस्टिकली भी उस मिलिट्री ये भी हुए उस पर, मतलब आप समझे कि नुकसान हुए, लेकिन वो नहीं गया। इसका मतलब ये है कि इस अमेरिका जिस तरह से चाहता था कि सब मतलब आगे बढ़ गए, ना उसके साथ नेटो आ जाएगा, पूरा जो है ये यूरोप के जो उसके ये है एलाइज हैं वो आ जाएंगे, कोई नहीं आया। और हॉर्मुज का ही जिसको सेंटर बनाया इन्होंने, इसको लगा ये क्या कहते हैं कि पहले तो इन्होंने कहा कि सब मिलकर उसको लिबरेट करो, फ्री बंद करो, लेकिन वो अपील चली गई, उसको किसी ने नहीं सुना। अब उसके बाद जो इसने हॉर्मुज पर 48 आवर्स का दिया था, उसका रेस्पॉन्स ये देख रहा था, उसका भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब वो जो है, उन्होंने कहा कि वो रेस्पॉन्स भी नहीं मिला कि आप फ्री करो, नहीं तो ऐसा करेंगे। तो वो देख रहा है कि उसका भी कोई असर नहीं। अच्छा, बहुत जो ट्रंप का मतलब जो एक समझे कि एज ए पॉलिटिशियन, एज ए स्टेट्समैन, जो उनका प्रॉब्लम है वो तो है ही कि एक बार उसने कहा क्या कि हॉर्मुज को आप अपना लिबरेट करा लीजिए। पहले कहा कि लिबरेट कराओ, फिर कहा कि आप लोग अपना लिबरेट कराओ भाई, हम नहीं जानते, फिर उसके बाद कहा कि हम लिबरेट करा देंगे। तो आप जो उसके शिफ्टिंग स्टैंड है वो भी आप देखिए कि किस तरह से है। तो ये जी, मैं अनिल जी आपको रोक रही हूँ क्योंकि ईरानियन न्यूज एजेंसी, जो ईरान की जो फार्स न्यूज एजेंसी है, उसको मैं पढ़ रही हूँ, और उसमें ये कहा गया है, और ईरान ने बहुत साफ साफ कहा है कि देयर आर नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स despite US President Trump's recent statement about productive talks with Iran. Fars also says Trump backed down on targeting Iranian power plants after Iran warned it and it would target power plants across West Asia in response. क्योंकि ईरान ने ये कहा था कि अगर हमारे बिजली के और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स पर अगर हमला हुआ तो हम उनके इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड पर भी हमला करेंगे। तो फार्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि हमारी ना कोई मीडिएटर के बीच हमारी और अमेरिका की बातचीत हो रही है, और ना ही कोई हम डायरेक्ट टॉक्स कर रहे हैं। यानी कि ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे डोनाल्ड ट्रंप का झूठ एक तरीके से पकड़ा जा रहा है। मनीष, एक रिएक्शन आपसे लेके फिर मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। जी मनीष बोलिए। नहीं, एक बार और दोहरा दीजिए, आप क्या कर रही हैं? मैं फर्ज एजेंसी, जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, उसको मैं कोट करते हुए पढ़ रही हूं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि देयर आर नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशंस with the United States despite US President Donald Trump's recent statement about productive talks with Tehran. ईरान ने कह दिया कि हमारी किसी मीडिएटर के थ्रू ना ही कोई डायरेक्ट बातचीत हो रही है, और उन्होंने ये कहा कि ये ईरान ने धमकी दी थी कि अगर आप हमारे बिजली के ग्रिड्स पर हमला करेंगे तो हम आपके बिजली ग्रिड्स पर हमला करेंगे। ये पोस्ट उसी का नतीजा है। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। नहीं, बिल्कुल, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ईरान अभी बात करने की मूड में बिल्कुल नहीं है। ये ट्रंप की एक और हताशा का ही एक ट्वीट है, और इसमें आप देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कौन बिरोल फती ये बिरोल करके वो हैं, वो उन्होंने बोला है कि पूरी दुनिया में तेल का जो संकट है वो 1973 के तेल संकट, 1979 के तेल संकट से भी दुगुना है। माने $11 मिलियन बैरल जो तेल आता था, वो उसमें कमी आई है, और ये 1973 के तेल संकट से ज्यादा दोगुना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो गैस सप्लाई है वो आप समझिए कि 140 अरब कह लीजिए कि घन मीटर
जो बैरल गैस है, घन मीटर गैस है, उसमें एक कमी आई है। और ये कह लीजिए कि उन्होंने ये इस हाँ, तरह से आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। वो हाँ, दुगुना बोलिए। है। तो 140 घन मीटर, 140 अरब घन मीटर जो तेल का मामला है वो संकट में पड़ गया है। यह रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद कह लीजिए दुगुना है। तो कह रहे हैं कि इस इतिहास में कभी ऐसा कोई संकट तेल का नहीं आया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 40 जो तेल उत्पादन के जो पॉइंट हैं, सेंटर हैं, वो भारी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मतलब जो ईरान ने हमला किया है, 40 ऐसे सेंटर हैं जो उन्होंने कहा है कि वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। कतर ने कहा है कि उसका 17% जो गैस उत्पादन है वो घट गया है और उसको ठीक करने में 5 साल लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो पाइपलाइन है जो वो भी बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए ना कि ये तेल संकट इस इतिहास के किसी भी दौर से सबसे ज्यादा तेल संकट आ गया है। और ये सबसे बड़ा दबाव अमेरिका के ऊपर है। अपने देश के अंदर का दबाव है, अपने एलआई को लेकर के भी दबाव है, अपने दुनिया को लेकर के दबाव। माने दुनिया में अब ये मैसेज जाने लगा है कि ट्रंप के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो ट्रंप अपनी अर्थव्यवस्था को अपनी मंदी से निकलने के चक्कर में, अपनी मंदी को निकल से बाहर आने के चक्कर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया जो बंदा, और वो आदमी अब ईरान को भी इसी इलाज से कर रहा था। लेकिन ये अमेरिका का संकट तो हल नहीं हुआ, दुनिया संकट में चली गई, दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में चली गई। और दुनिया की अर्थव्यवस्था केवल संकट में नहीं जाएगी, वहां एक राजनीतिक संकट, क्राइसिस भी उन देशों में खड़ा हो जाएगा। तो सारी दुनिया के देश इस पे डरे हुए हैं। अमेरिका के अंदर तनाव है, उसका पूरा जो सिस्टम है, अमेरिका के अंदर का जो स्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर एक तनाव है। अमेरिका के स्टेब्लिशमेंट और ट्रंप के बीच का एक, कह लीजिए उसमें दरार और दूरी बन गई, जो अनिल जी कह रहे थे, वहां खड़ा हो गया है। तो ये ट्रंप को अभी तात्कालिक तौर पे, चूंकि ईरान बात करने के लिए तैयार नहीं, और कल के इजराइल के हमले के बाद अगर वो बाहर जाते इस युद्ध से तो और ज्यादा सांप को झटका लगता। तो अभी वो एक रास्ता तलाश रहे हैं। वो कोई न कोई एक जाएंगे। इसमें हमको लग रहा है कि ईरान भी एक पॉइंट के बाद अपने शर्तों के साथ किसी वार्ता में जा सकता है। अभी उसने जरूर बोला है, लेकिन वो जा सकता है। और शर्त कुछ ऐसी होगी जो अमेरिका के लिए थोड़ा असहज होगा, उसको मानना सहज होगा। लेकिन ये 5 दिन का मौका इसलिए दिया गया है कि अगर ये बात हो रही होती तो एक दिन का भी बात नहीं होती, बात होती कल हम लोग कुछ फाइनल करेंगे। 5 दिन का मौका इसलिए दिया है कि बात नहीं हो रही है। लेकिन ये बातचीत का इशारा है कि आप बातचीत करिए, आप ठीक कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बातचीत का इशारा है, ये एग्जिट प्लान वो ट्रंप चाहते हैं, उसका संकेत उन्होंने साफ साफ दिया है। अंत में बहुत संक्षेप में अनिल जी क्या कहेंगे कि ये एग्जिट प्लान वाकई में, अगर ईरान तो नहीं मानने वाला किसी भी सूरत में, ईरान ने मना कर दिया, और ईरान क्यों चाहेगा इतना डेथ और डिस्ट्रक्शन होने के बाद, अब ईरान इनके कहने में क्यों आएगा? तो आप क्या होता हुआ देख रहे हैं जी? नहीं, ये आप जो संकेत कह रही हैं ना, ये क्या कहते हैं बातचीत का, वो संकेत नहीं है, ये ऑफर है। ये ट्रंप के अपने लैंग्वेज में ऑफर है ईरान को, और ये ऑफर उन्होंने ओपन ऑफर दिया है ट्रूथ सोशल पे। और इस ऑफर को अब ईरान के जो बाकी जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, ये जो कम्युनिकेशन में ऑलरेडी है ये से ईरान में, ईरान के कम्युनिकेशन में वो रसिया है, रसिया तो नहीं, उनके एलाय मतलब फ्रांस वगैरह इसको परसू करेंगे कि भाई जब ऑफर कर रहा है अमेरिका तो आप क्यों नहीं राजी होते। तो या ईरान है मतलब यूरोपियन एलाय जो इनके हैं उनके संपर्क में है वो ऑलरेडी। तो इसीलिए ये ऑफर है, ये इंडिकेशन नहीं, ऑफर है। और इस ऑफर को किस तरह से ईरान लेता है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसका सबसे सुप्रीम लीडर को आपने मार डाला, आपने उनके इतने बच्चे मारे हैं, उनके ये क्या कहते हैं सिविलियंस को मारा है। बहुत ही कम से कम इजराइल के लिए बहुत ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स पे ही वो राजी होगा। और ये इजराइल को बलि देने की शुरुआत है, अमेरिका उसको बलि दे देगा। ट्रंप जो है इजराइल की बलि देगा, क्योंकि अब इजराइल में जो अटैक होना शुरू हुआ है ईरान का, उससे पता चल गया है कि अब ईरान भी सेफ, मतलब इजराइल एकदम नहीं है सेफ। तो अब ये बहुत टर्न लेने वाला है मिडिल ईस्ट का सिचुएशन। और अब कम से कम लेबनान में या जो गाजा में
ये सब जो इजराइल की मस्ती चल रही है ह्यूमैनिटी के खिलाफ, उस पर रोक लगने का चांसेस है। और ईरान और जो बाकी कंट्रीज है, हमको लगा इसी दिशा में बातचीत को ले जाएंगे। अमेरिकन बेसिस जो जितना है उनको अभी नहीं इतनी आसानी से निकलेगा, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म जो होना होगा। लेकिन अभी हमको लग रहा है कि इजराइल सेंट्रिक कोई बातचीत होगी, ये अंदाजा लग रहा है। और अब इजराइल पर भी जो अंदर से प्रेशर है नेतन्याहू पे कि उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब ये बातचीत अब शुरू करने के चांसेस जो है आप देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तरफ से पहल कर दी है दबाव के चलते, चाहे जैसे भी, चाहे बाजार का दबाव हो, क्रूड ऑयल के प्राइसेस किस तरीके से तुरंत उनके पोस्ट डालने से कम हुआ, तो बहुत चीजों पर दबाव ऐसा लग रहा है वो महसूस कर रहे हैं। अंदर के उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के से दबाव है, वो भी एक चीज है जो दरार, जो अभी इस कॉन्वर्सेशन में बातचीत नजर आई कि भाई दबाव उनके ऊपर हर तरफ से है। और लेकिन अब ईरान इस कहने पर आएगा या नहीं आएगा, क्या ईरान इस युद्ध को खत्म करेगा, उसकी क्या शर्तें होंगी वो देखना होगा। तो अगला 5 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है कि किस तरीके से बातचीत के दिशा में चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष जी, अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।